Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In previous lecture we have discussed about the topic of photosynthesis. In this lecture we are going to study the role of water in photosynthesis. तो water का क्या role है photosynthesis के अंदर? इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं photosynthetic reactants and product. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कंबाइन होते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में. तो रिएक्शंस में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ मौजूद है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. तो क्वेश्चन ये था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? आइदर इसका सोर्स जो है वो वाटर है या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है. क्योंकि अगर हम फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है. तो ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में हमारे पास मौजूद है ये कहाँ से आ रही है? वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? लेटर ऑन इस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए जिससे पता चला कि ये ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सोर्स है ये कहाँ से आती है? वाटर से. ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द वाटर. और ये ऑक्सीजन मेन सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का. ना सिर्फ ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सोर्स है बल्कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स रिस्पिरेशन के लिए भी इसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं जिसे हम. एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है कि जब हमारे पास लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब वो ब्रेक होते हैं तो इससे हमें एनर्जी मिलती है. टू गेट एनर्जी लार्जर कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. उनका कैटाबॉलिज्म होता है. सो वाटर की रोल को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए या जो हाइपोथेसिस दिए गए उनमें एक हाइपोथेसिस है वैन नील हाइपोथेसिस. वैन नील इन 1930s ने ये हाइपोथेसाइज किया कि जो प्लांट्स हैं ये स्प्लिट करते हैं वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. वाटर को किस लिए स्प्लिट किया जाता है? एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है. हाइड्रोजन को ड्राइव किया जाता है, हाइड्रोजन यूज होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एज अ सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. वैन नील वाज बेसिकली वर्किंग ऑन द बैक्टीरिया. ही वाज वर्किंग ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो इसने देखा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं और इस रिएक्शन में सल्फर रिलीज होती है. मीन वो वाटर यूज नहीं करते. वाटर की जगह पे क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड. और जब ये वाटर यूज नहीं कर रहे तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं कर रहे थे. ऑक्सीजन की जगह पे ये क्या रिलीज कर रहे थे? सल्फर. अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड और इस रिएक्शन में प्रोड्यूस करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट प्लस सल्फर. तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, हालांकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद है. तो इससे इसके माइंड में ये आइडिया गया कि जो ऑक्सीजन है दरअसल वो कहाँ से आती है? जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है वाटर से. वाटर इसका सोर्स है. इसको प्रूव करने के लिए इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन भी. नील हाइपोथेसिस को कंफर्म किया गया 1940 के अंदर जब फर्स्ट टाइम आइसोटॉप यूज किया गया ऑक्सीजन का O18. ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? O16. O18 इसी का एक आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? 18. तो सबसे पहले O18 को जब यूज़ किया गया तो इससे कंफर्मेशन हुई वैन नील के हाइपोथेसिस की. आइसोटॉप्स को हम बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर किसी भी बायोकेमिकल पाथवे को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर हमने किसी रिएक्शन के अंदर किसी एलिमेंट की इंपॉर्टेंस को देखना हो तो हम उस एलिमेंट्स की जगह उसका आइसोटॉप यूज़ करते हैं ताकि उस रिएक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट की इंपॉर्टेंस को देखा जा सके. एक्सपेरिमेंट्स क्या था? एक्सपेरिमेंट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जिनके अंदर O18 मौजूद था इनको प्रिपेयर किया गया लेबोरेटरी के अंदर. सबसे पहले ऐसा वाटर और ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई गई जिनके अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की जगह कौन सा आइसोटॉप्स मौजूद था? O18. देन प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. जो ग्रुप 1 प्लांट्स थे, ग्रीन प्लांट्स इन द ग्रुप 1, इनको सप्लाई किया गया H2O विद O18. इनको जो वाटर दिया गया उसके अंदर कौन सा आइसोटॉप्स मौजूद था ऑक्सीजन का? O18. जबकि इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई की गई उसके अंदर ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटॉप्स मौजूद था O16. इसी तरह ग्रुप 2 के प्लांट्स जो थे, ग्रुप 2 के ग्रीन प्लांट्स को वाटर नॉर्मल सप्लाई किया गया. नॉर्मल मीन इसके अंदर ऑक्सीजन का O16 आइसोटॉप्स था. जबकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड वो सप्लाई की गई जो लेबोरेटरी के अंदर O18 आइसोटॉप से प्रिपेयर की गई थी.
सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि ग्रुप 1 के प्लांट ने तो O18 रिलीज की, लेकिन ग्रुप 2 के प्लांट्स ने O18 रिलीज नहीं की। मीन जो ऑक्सीजन रिलीज की ग्रुप 1 के प्लांट में, उसमें कौन सा आइसोटॉप्स था वो ऑक्सीजन का? O18। लेकिन ग्रुप 2 के प्लांट्स ने नॉर्मल ऑक्सीजन रिलीज की। तो अगर हम रिएक्शन को देखें तो ग्रुप 1 के प्लांट्स को क्या रिएक्टेंट दिए गए थे? इनको कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दी गई, मीन इसके अंदर O16 मौजूद था, जबकि ऐसा वाटर दिया गया जिसके अंदर ऑक्सीजन का O18 आइसोटॉप्स था। तो इसके रिएक्शन को देखें तो कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर, और इन्होंने रिलीज की O18। बाय प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, इसके अंदर ऑक्सीजन का O18 आइसोटॉप्स था। तो इसका मतलब क्या है? O18 हमने किस रिएक्टेंट को दी थी? वाटर को। तो अगर O18 हमारे पास रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका सोर्स क्या है? वाटर। इसी तरह ग्रुप 2 के प्लांट्स को अगर हम देखें तो ग्रुप 2 के प्लांट्स को हमने क्या रिएक्टेंट दिए? इनको ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड दी गई जिसके अंदर O18 आइसोटॉप्स था, जबकि इनको नॉर्मल वाटर सप्लाई किया गया जिसके अंदर ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटॉप O16 मौजूद था। जबकि अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को देखें तो इनके प्रोडक्ट्स में O18 आइसोटॉप्स वाली ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, नॉर्मल ऑक्सीजन रिलीज हुई O16 वाली। तो इसका मतलब क्या है? ये O16 वाली ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? वाटर से। अगर ये O18 रिलीज करते तो इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती। तो इन प्लांट्स ने भी जो ऑक्सीजन रिलीज की वो किससे आ रही थी? वाटर से। So what was the conclusion? That water is one of the raw material of photosynthesis. Water one of the raw material है, और second raw material है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर को स्प्लिट करते हैं प्लांट, तो वाटर की स्प्लिटिंग से ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एज अ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? इन हाइड्रोजन आयन को यूज किया जाता है। ये 2 हाइड्रोजन आयन रिड्यूस करते हैं एक कोफैक्टर को, जिसे हम कहते हैं NADP। NADP को ये किस में कन्वर्ट करते हैं? NADP को ये कन्वर्ट करते हैं NADPH2। ठीक है, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये H2 मीन यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं कि ये क्या बनाते हैं? NADPH प्लस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है, जो वाटर से रिलीज होती है, ये कहाँ जाती है? ये किसका पार्ट बन जाती है? NADPH का। और ये रिड्यूसिंग एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है इस कोफैक्टर के अंदर। देन ये हाइड्रोजन किसी और रिएक्टेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है वाटर की स्प्लिटिंग से, ये NADP को किस में रिड्यूस करती है? NADPH2 के अंदर, NADPH2 में। और ये जो NADPH2 है, इसको हम रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 मेन हमारे पास केमिकल एनर्जी की फॉर्म बन रही हैं। एक बनती है ATP, ठीक है, और सेकेंड है इज NADPH। ATP को हम एजेमिलेटिंग पावर कहते हैं, और जो NADPH प्रोड्यूस होता है इसे हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, क्योंकि ये किसी और रिएक्टेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन स्टोर किए गए हैं, ये हाइड्रोजन किसी और रिएक्टेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।